हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों आज का ये सेशन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में किरचॉफ के नियम और उसके साथ साथ बेटा व्हाइटस्टोन सेतु की बात करने वाले हैं। तो क्योंकि किरचॉफ का जो नियम है और ये व्हाइटस्टोन सेतु है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो जितने भी बच्चे बेटा इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग सेशन को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा, जिससे एक एक टॉपिक आपका एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा एक बार आप सभी लोग इस सेशन को लाइक और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव जुड़ सके। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि बेटा आप यहां देख रहे हैं कि हर साल की तरह इस बार भी शुभम क्लासेस के बच्चों ने पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 हासिल किया है, यानी कि टॉप किया है। ठीक है, और एक बच्चे ने नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने जिले में भी रैंक 1 हासिल किए हैं। तो इस बार आप लोगों की बेटा बारी है और आप लोग रैंक 1 हासिल करेंगे शुभम क्लासेस से पढ़कर। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं यूपी बोर्ड में टॉप करने की या टॉप करने का जज्बा रखते हैं? ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये टॉप करने का बेटा हौसला रखते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे चीजों को करना है। तो सबसे पहली चीज, जितने भी बच्चों ने टॉप किया उन सभी बच्चों की एक खास क्वालिटी ये थी कि ये बच्चे शुरू से, यानी कि जैसे ही सेशन शुरू हुआ क्लास 12 का, शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम अच्छे से मेहनत करते रहे, कोई सेशन नहीं लेफ्ट करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे डेली जो पढ़ाया जाता था उसका रिवीजन करते थे। ठीक है, तो आप सब भी क्लास बिल्कुल भी मिस मत करें, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें और जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसका क्लास खत्म होने के बाद उसका रिवीजन करें। और जो भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से नहीं जुड़े हैं, आप लोग शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जरूर जुड़िए, जिसकी प्राइस अभी मात्र 1799 रुपए है, यानी कि 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस छूट का आप लोग लाभ उठाइए और देखिए इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, यानी कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज जो आपको जरूरत पड़ने वाली सब कुछ इसके अंदर मिल रहा। सबसे पहली बात बेटा आपको लाइव क्लास मिल रही है और उसके साथ साथ आपको टॉपर्स नोट्स मिल रहा है, स्मार्ट क्लास नोट्स मिल रहा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है, और इसके साथ साथ 1 शॉट रिवीजन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, डाउट क्लास एक्स्ट्रा अलग से आपको मिलेगी, इसके साथ साथ स्पेशल ट्रिक और A to Z पूरी तैयारी जो है इसके अंदर। कहने का मतलब है स्पेशल ट्रिक में क्या, जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, और उसके साथ साथ फिजिक्स के डेरिवेशन, अगर आपको दिक्कत आ रहे हैं तो फिजिक्स के डेरिवेशन किस तरीके से करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस तरीके से करें, यानी आपके एग्जाम में जो वाइवा होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल के टॉपिक को कैसे तैयार करें, A to Z पूरी तैयारी, ठीक है, आपको इसके अंदर कराई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि आप सभी लोगों के ऐप पर भी लाइव क्लास चल रही है और यूट्यूब पर भी चल रही है। जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं उनको अलग से ऐप पर क्लास मिल रही है डेली। जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत के जो है 4 दिन लगातार मैंने आपके ऐप पर क्लास ली, अभी इस समय नहीं ले पा रहा हूं। इसका कारण यह है कि भाई, ठीक है, 22 मई जो है इस दिन जो मेरे सिस्टर की शादी है, तो थोड़ा सा मैं बिजी रहने वाला हूं, इस वजह से आपकी जो लाइव क्लास ऐप पे थी वो ऐप पे मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है सर, ये यहां से मतलब शादी से कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद फ्री होके आएंगे, फिर आपको फिर से जैसे शुरू के 10 दिन हमने आपको लाइव क्लास दिया और उसमें जबरदस्त तरीके से आपके एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल थे, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आंकिक प्रश्न हो, सब कुछ एकदम अच्छे से आपका क्लियर कराऊंगा। ठीक है, लाइव क्लास में। चलिए आइए आगे देखते हैं भाई। तो बेटा बिल्कुल भी देर ना करें जुड़ने से, क्योंकि जितना ज्यादा आप देर करोगे कहीं उतना ज्यादा जो है आप लेट होगे। ठीक है, और ये शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप और ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग बैच से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए किरचॉफ का नियम। ठीक है, पहली हेडिंग डालिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। तो बेटा अगर हम किरचॉफ के नियम की बात करें तो ये जो किरचॉफ महोदय थे ये एक प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? इंग्लैंड के। ठीक है, किरचॉफ जो थे ये इंग्लैंड के प्रोफेसर थे। कहाँ के? नहीं इंग्लैंड के नहीं थे यार, व्हाइटस्टोन जो है, ठीक है, प्रोफेसर जो व्हाइटस्टोन है वो इंग्लैंड के थे, किरचॉफ नहीं। ठीक है, किरचॉफ का नियम जो है ध्यान दीजिए,
किरचॉफ का जो नियम है बेटा, ये क्या करने के लिए है, ये किरचॉफ का नियम जैसे हमारे पास क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर मिल जाए, जटिल से जटिल प्रतिरोध अगर कहीं आपके जुड़े हैं, तो जटिल से जटिल प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध, उसको निकालने में किरचॉफ का नियम काम आता है। ठीक है, तो इस सिलसिले में किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। एक इनका जो पहला नियम है वो है संधि का नियम, ठीक है, और जो दूसरा है वो लूप का नियम। पहला जो है वो संधि का नियम है, संधि का नियम, और जो सेकंड है, दूसरा है, वो है सेकंड वाला बंद पास, या जिसे हम लूप भी बोलते हैं, बंद पास या लूप का नियम इसे कहते हैं। किसका नियम? लूप का नियम। ठीक है, लूप का नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो नियम जो है किरचॉफ के द्वारा दिया गया था। एक जो है संधि का नियम है, तो दोनों को बेटा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बेटा आप लोग सेशन को शेयर कर दो, आज शेयर जो है आप लोगों का रुका हुआ है। ठीक है, और जैसा कि हमने कल भी आपको अनाउंसमेंट दिया था कि कल का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला, कल के हिसाब से देखो काफी जो है बच्चे एब्सेंट हैं, और बाद में फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। चलिए, संधि का नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि, संधि का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई जोड़ हो, संधि का मतलब क्या है, जोड़। जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्किट है, जैसे मान लो ये है, और एक ही पॉइंट से होकर कई सारी मतलब कई सर्किट अगर गुजर रही है। ठीक है, एक ही पॉइंट से अगर कई सर्किट गुजर रही हैं, जैसे ये देखो, इस संधि को, इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे हमें दो इनकमिंग दिखाई दे रही हैं और तीन आउटगोइंग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यानी कि दो जो है इस पॉइंट ओ की तरफ आ रही हैं और तीन जो है इस पॉइंट से दूर जा रही हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो पॉइंट है, इसे हम बोलेंगे क्या, जंक्शन पॉइंट या संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या संधि बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो बेसिकली इसी पर आधारित है। क्या है? पहला नियम कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली, ठीक, समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। ठीक है, कौन सा योग? बीज गणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? ये सेकंड वाला मिटा दे रहा हूं, सेकंड वाला सेकंड पेज पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात बीजगणितीय योग समस्त धाराओं, समस्त के लिए हम क्या लगा सकते हैं, समेशन लगा सकते हैं, समेशन आई बराबर इसे हम 0 भी लिख सकते हैं। जैसे बीजगणितीय योग का मतलब क्या, जैसे इस धारा को अगर हम नाम दे दें, ये मान लेते हैं धारा I1 है, ये धारा मान लेते हैं I2 है, ये धारा मान लेते हैं I3 है, ये I4 है और ये I5। तो जो संधि की तरफ आती हैं उस धारा को हम क्या लिख दें, पॉजिटिव लिख दें, और जो संधि से दूर जाती हैं उसको हम क्या करें, नेगेटिव लिख दें। ठीक है, जो संधि की तरफ आ रही हैं उसे हम क्या करें, पॉजिटिव लिखें, और जो संधि से दूर जा रही हैं उसे नेगेटिव लिखें। ठीक है, तो जो हमारा I1 है, I2 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, और I3 यहां से दूर जा रहा है, तो जो दूर जा रहे हैं उसको माइनस लिख ले रहे हैं। ठीक है, यानी जिसके चिन्ह अपोजिट है। देखो ये अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हों तो हम ये देख रहे हैं कि ये दो हमारी तरफ आ रहे हैं और ये तीन जो है हमसे दूर जा रहे हैं। तो जो हमारी तरफ आ रहे हैं उनको हमने प्लस लिखा, और जो हमसे दूर जा रहे हैं उनको हमने नेगेटिव लिखा, क्योंकि वो हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, माइनस I4 माइनस I5 रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सबका बीजगणितीय योग हो गया, किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। अब जितने माइनस वाले हैं इसको दूसरी साइड कर दें, तो ये क्या हो गया, I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया, I3 प्लस I4 प्लस I5, क्योंकि ये माइनस है, दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको बेटा एक और नाम हम लिख सकते हैं, I1 I2 क्या है, इनकमिंग करंट है, यानी कि आने वाली धारा है, और
I3, I4, I5 ये क्या है, आउटगोइंग करंट है, यानी कि जाने वाली धारा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये भी लिख सकते हैं ना। आने वाली कुल धारा, क्योंकि प्लस लगा हुआ है ना, कुल धारा बराबर क्या लिख सकते हैं, जाने वाली कुल धारा, जाने वाली कुल धारा। ठीक, आगे बात समझ में, आने वाली कुल धारा बराबर किसके हो गई, जाने वाली कुल धारा के। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आई सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं अब सेकंड नियम में। पहला नियम सबका क्लियर हुआ, जल्दी बोलो हाँ या ना भाई, पहला नियम सबका क्लियर हुआ। सेकंड नियम क्या है बेटा हमारा, बंद पास का नियम। क्या है सेकंड नियम, है बंद पास या लूप का नियम। बंद पास या इसी को बोलते हैं लूप का नियम। किसका, लूप का नियम। तो ध्यान से देखो भाई क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्किट है, जैसे मान लो हमने ये एक सर्किट बनाई, ठीक है, ठीक, ठीक है, ये आपका प्लस है, ये आपकी एक बैटरी लगी हुई जिसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1 है, ये आपकी दूसरी बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2, इसमें से भी करंट निकल रही, ठीक है। और यहां पे दो तीन प्रतिरोध लगे हुए, मान लेते हैं ये इस वाले प्रतिरोध का जो मान है वो R1 है, इस वाले का जो मान है वो R2 है, और इस वाले का जो मान है वो R3 है, ठीक है। अब ये जो आपकी पहली सेल लगी है इसकी वजह से मान लेते हैं कितना करंट मिल रहा है हमें, I1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है I1, ठीक है, कितना धारा मिल रहा है I1। सेकंड वाले सेल की वजह से I2, कितना मिल रहा है I2, ठीक है। और ये दोनों एक साथ मिलके इसमें कितने आ रहे हैं, देखो जो तीसरे वाले में है देखो I2 का भी आ रहा है, I1 का भी आ रहा है, तो इसमें I1 प्लस I2 ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। अब यहां पे अगर हम देखें किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग, किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पास में, देखो जैसे ये एक बंद पास ये हो गया, यानी कि एक पूरा क्लोज सर्किट और एक दूसरा ये क्लोज सर्किट, एक बंद पास ये बन गया आपका, एक दूसरा बंद पास ये बन गया। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, सेकंड नियम जो है, किसी भी बंद पास में, ठीक है, बहने वाली धारा, ठीक है, ये बंद पास में देखो एक धारा बह रही है I1 और I2, ठीक, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या रूल है, लिख लेते हैं इसको पहले, किसी भी बंद पास में, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा यों उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, उस बंद पास में लगे सेल के, उस बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बल के, लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, सिंपल तरीके से क्लियर है। चलिए अब अगर परिभाषा क्लियर है तो इन्हीं परिभाषा को हम क्या कर रहे हैं, इस बंद पास में अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बंद पास 1 में, देखो बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर,
ठीक है, ये आपका बंद पास 1 है। इस बंद पास 1 में हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, रूल के अकॉर्डिंग किसी भी बंद पास में हम देख रहे हैं जो धारा बह रही है और वो धारा किस प्रतिरोध से होकर बह रही है, उन दोनों का गुणनफल। तो धारा जो I1 है किस में से बह रही, R1 में से, तो I1 गुणे R1 कर लो, I1 गुणे R1 कर लो, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरे वाले प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही है आपकी, I2, इसमें कर लो I2 गुणे R2, ठीक है। अब यहां पे बीच में प्लस का सिंबल आएगा या माइनस का, चेक करते हैं। अगर दोनों धाराएं सेम दिशा में हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। और अगर दोनों धाराएं विपरीत दिशा में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो क्या I1 और I2 सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बोलो, I1 और जो आपके I2 हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जल्दी से आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। बोलो, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। आप लोगों के कमेंट्स भी देखने को नहीं, आप लोगों के कमेंट्स भी देखने का मन नहीं करता है। चलो देखो, सेम 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 सेम, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में। जरा थोड़ा सा आप अपने दिमाग का यूज करो। यही चीज है ना, I1 और I2, यही चीज अब मैंने आपको दिखाया है। अब इस सर्किट को अगर हम क्या करें, ऊपर और नीचे पकड़कर ऐसे ओपन करें, इसको अगर हम ओपन करें तो ये जो I1 आपको दिखाई दे रहा है, इस I1 का मुंह किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर। और ये जो I2 है, ये I2 का मुंह कहां चला आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बीच में क्या लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। बीच में क्या लगेगा बेटा, माइनस चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। बराबर क्या होगा, यहां पे दो विद्युत वाहक बल है E1 और E2। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर दोनों का प्लस एक पॉइंट से जुड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इसका प्लस इसका माइनस होता तो सेम डायरेक्शन होता, लेकिन इस दोनों का प्लस देखो एक ही पॉइंट, एक ही तरफ जो है, तो इसलिए ये भी क्या हो गए, निगेट, मतलब बीच में इनके भी क्या लग जाएगा, E1 माइनस E2, ये निगेटिव लिख जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। इसी तरीके से बंद पास 2 में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तब क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम लगाने पर, ठीक है। अब देखो, अगर हम बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाएं तो देखो हमें क्या मिल रहा है। बंद पास 2 में सिर्फ हमारा एक सेल काम कर रहा है, E2, ठीक है, क्योंकि E1 तो हमारा किस में चला गया, पहले वाले में। बंद पास 2 में देखो, एक प्रतिरोध है आपका R2, दूसरा है आपका R3। तो R2 में कितनी धारा है, R2 में जो है आपकी धारा है कितनी, I1 है, सॉरी I2 है। कितनी है बेटा, I2। तो I2 धारा किस में है, R2 में। अब एक चीज चेक करो, ये जो I2 है, I2 की मुंह इधर है, ऐसे नीचे आओगे, ये देखो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल देखो ऐसे नीचे आओगे, देखो सेम डायरेक्शन में आपकी ये भी I1 प्लस I3 भी है, यानी R3 में जो धारा बह रही है I1 प्लस I2, वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए बीच में प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, और ये किस में बह रही है आपकी, R3 में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक ही सेल लगा हुआ है, कौन सा, E2, ठीक है। या इसी को आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बीच में प्लस है तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। वो हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो यही जो है क्या है, किरचॉफ का जो 2 नियम है, दोनों नियम बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगली हेडिंग लगाओ, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु,
ठीक है, या व्हाइटस्टोन ब्रिज, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, व्हाइटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम व्हाइटस्टोन सेतु की बात करें तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी किरचॉफ का नियम लगेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम व्हाइटस्टोन सेतु की बात करें तो ये जो व्हाइटस्टोन सेतु है ना, इसका प्रयोग जो है क्या है, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो व्हाइटस्टोन सेतु का जो प्रयोग है, ठीक है, इसके प्रयोग से जो है किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। और ठीक है, इसको जो देने वाले हैं वो प्रोफेसर जो है FC, कौन है? CF, प्रोफेसर CF व्हाइटस्टोन व्हाइटस्टोन, ठीक है, प्रोफेसर CF व्हाइटस्टोन ने जो है इसको दिया था, इसीलिए इनके नाम पर इसका जो नाम है वो व्हाइटस्टोन सेतु है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो प्रोफेसर हैं ये इंग्लैंड के प्रोफेसर हैं। कहां के प्रोफेसर हैं? इंग्लैंड के प्रोफेसर हैं। कहां के हैं? इंग्लैंड के प्रोफेसर। ठीक है, चलिए, खैर हमें कहां से हैं कहां से नहीं है ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। इसका मतलब देखिए, इसमें होता क्या है, इसके अगर हम रचना की बात करें, यानी इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये दिखता कैसे है, ये बना कैसे होता है, यही चीज जो है रचना के अंदर लिखनी है। तो ये रचना के अंदर वाली चीजें जो है ये आपका काम है लिखना, हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर होता क्या है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें क्या होता है, चार जो प्रतिरोध होते हैं वो चार समांतर चतुर्भुज की भुजा के रूप में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक, और ये मान लेते हैं हमारा तीसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा चौथा हो गया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ। और यहां जो बीच में होता है, बीच में लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। और यहां नीचे जो है आपकी एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगा होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो चार प्रतिरोध हैं, इन चारों प्रतिरोधों का हम कोई नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं P, ये Q हो गया, ठीक है, और ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक, अब ये जो चार भुजाएं आपको दिख रहे हैं इसका हम कोई नामकरण कर दें, A B C D। ठीक है, A B C D। तो होता क्या है कि व्हाइटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध, ठीक है, P Q R S, चार प्रतिरोध P Q R S कैसे जुड़े होते हैं? एक समांतर चतुर्भुज के रूप में जुड़े हुए होते हैं और उनके विकर्ण, ठीक है, इनके देखो दो विकर्ण बन रहे हैं, एक ये AC और एक BD। तो उनके एक विकर्ण पर एक बैटरी लगी हुई थी, यानी कि एक विद्युत वाहक बल लगा होता है जिसका मान होता है E। ठीक है, और एक के बीच में क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अब इस सेल से जो भी धारा निकलेगी वो मान लेते हैं कितनी धारा निकल रही है? I। कितनी धारा? I। अब ये I धारा जैसे ही बिंदु A पर पहुंचेगी तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। मान लेते हैं इधर चली गई है I1 और इधर चली गई है I2। फिर वापस से आ जाओ, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर कोई धारा नहीं जाती। कब? संतुलन की स्थिति में। और व्हाइटस्टोन सेतु को हमें बैलेंस करना ही रहता हर हाल में। तो संतुलन की स्थिति में ये जो धारा I1 है वो सीधे सीधे किस में चली जाती है? P में, और ये वाली चली जाती है किस में? ये इसके अंदर I1 जाती है और इसके अंदर जाती है I2। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? रचना की। तो रचना अब आप लोग बेटा लिख लोगे,
बोलो जल्दी, रचना तो आप लोग लिख लोगे ना, ठीक। चलिए आगे, अब इसके सिद्धांत की बात कर लें, ठीक। इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें, इसका सिद्धांत क्या है? इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका सिद्धांत जो है वो क्या है? संतुलन की स्थिति है, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था में लाना है, यही इसका मेन सिद्धांत है, ठीक है। यही इसका क्या है? मेन सिद्धांत है, या यही इसका हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए, इस सेतु का जो सिद्धांत है वो संतुलन की स्थिति है। इसका सिद्धांत संतुलन की स्थिति है। क्या है? संतुलन की स्थिति है, ठीक है। आगे बात समझ में, होता क्या है संतुलन की स्थिति में, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, ये जो चार प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें से कोई एक का मान हमें निकालना होता है। जैसे मान लो हमारे पास तीन है, पी क्यू आर यस, तीन है, जिसमें से हमें पी क्यू और आर इन तीनों का मान पता है, लेकिन यस का मान नहीं पता है। तो जिसका मान हमें नहीं पता होता है, हम लोग क्या काम करते हैं, इन दोनों में से किसी भी दो को, ठीक है, ये तीन पता है ना, तो जो तीन पता है उन तीनों में से किसी भी दो को हम क्या करते हैं, पी और क्यू को फिक्स रख लेते हैं, ठीक है। P और Q को क्या करते हैं, स्थिर कर लेते हैं, ठीक है। और R के मान को इस प्रकार से सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो। तो जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होगा तो यही हमारा क्या होगा, संतुलन की अवस्था होगी, ठीक है। चलिए, तो यही चीज लिख लेते हैं। स्थिति है प्रतिरोध P व Q को स्थिर रखकर R का मान इस प्रकार सेट करते हैं, इस प्रकार सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना हो, ठीक है, कोई विक्षेप ना हो, ठीक है। तो जब इनके बीच कोई भी विक्षेप नहीं होगा तो जो बिंदु B है और D है, ठीक है, उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये समान विभव पर होंगे, ठीक है, विक्षेप ना हो। इस स्थिति में G शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, गैल्वेनोमीटर, G का मतलब है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। और इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं, बैलेंस कंडीशन, संतुलन की स्थिति कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, हमारी बैलेंस कंडीशन है। इस स्थिति में क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है, यानी कि संलग्न भुजा से जो जुड़े हुए प्रतिरोध हैं उनका अनुपात दूसरे संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यही जो है क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का जो है सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? चलिए, अब अगर क्लियर है तो अब आगे जो है इसकी हम क्या करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। या ये चीज आप लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में जो हमने लिखा है, संतुलन की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में ठीक है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता है शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। चलिए लिख देता हूं, इस स्थिति में किन्हीं दो संलग्न
भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के बराबर होता है, भुजाओं के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हेडिंग डालते हैं उत्पत्ति, यानी कि प्रूफ। देखो कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले तो एक बार यहां पे हम फिर से फिगर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ये S हो गया। बीच में क्या लग गया, एक गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर लग गया। और इन सिरों पर क्या लग गया, एक बैटरी लग गई। ठीक, अब हमने कहा कि इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, बैटरी से मान लेते हैं I धारा निकली। ये जैसे ही इस बिंदु A पर पहुंचेगी तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। कितने भागों में, दो। इधर गई I1 और इधर गई I2। ठीक है, इधर भी गई आपकी I1 और इधर भी गई आपकी I2। ठीक, चलिए। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये बंद पास दिखाई दे रहा है और एक दूसरा ये बंद पास दिखाई दे रहा है। ठीक, दो बंद पास दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस बंद पास वन में किरचॉफ का नियम, ठीक, अब वन में अगर आप किरचॉफ का नियम लगाओगे तो क्या दिखेगा, I1 किस में बह रहा, P में, तो I1 और गुणे P। अब I1 और I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे, तो यहां बीच में लग जाएगा माइनस I2 गुणे क्या, R, I2 गुणे R। ये किसके बराबर हो गया, इसके अंदर कोई सेल लगा, सेल तो बाहर लगा, अंदर कोई सेल नहीं है, तो ये हो गया 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 गुणे P बराबर I2 गुणे R। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो दूसरा वाला बंद पास है इसमें किरचॉफ का नियम लगाओ। सेकंड में किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम लगाने पर, तो सेकंड में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, I1 किस में जा रहा है, Q में, तो I1 गुणे Q। देखो I1 इधर है, I2 इधर है, तो ये दोनों अगर ऐसे क्रॉस होंगे तो यानी कि एक नीचे आ रहा तो दूसरा ऊपर जा रहा है, यहां भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो बीच में लग जाएगा माइनस I2 गुणे यस बराबर 0, क्योंकि इसके अंदर भी कोई सेल नहीं है, सेल तो हमारा बाहर है, कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे S, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में 2 से कर दो भाग, समीकरण 1 में 2 से भाग, समीकरण 1 में 2 से भाग, तो 1 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो समीकरण 1 ये है आपका, I1 गुणे P बटे इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, I1 गुणे Q बराबर ये I2 गुणे R और इसका राइट हैंड I2 गुणे S। ठीक है, अब I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, मिला क्या हमें, P बटे Q बराबर R बटे S। यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का, ठीक है, कंडीशन है, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। ठीक है, आगे बात सबकी समझ में। देखो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सारी चीजें यहीं पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझो।
कॉपी पेन रोको, ध्यान से सुनो जो समझा रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई व्हीटस्टोन सेतु की। अब इसके अगर हम रचना की बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि माना 4 प्रतिरोध, ठीक है, P Q R S, जिसमें से यस एक अज्ञात प्रतिरोध है और हमारा P Q R, ठीक है, ये तीनों जो है ज्ञात प्रतिरोध है जिसमें हमें यस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एस का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चारों प्रतिरोधों को P Q R S को एक समांतर चतुर्भुज की भुजा के रूप में, यानी समांतर चतुर्भुज के रूप में क्या करते हैं, जोड़कर एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी या एक विद्युत वाहक बल ई के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं चित्र के अनुसार, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, रचना की। अब सिद्धांत सुनो, सिद्धांत क्या कहता है, व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो संतुलन की अवस्था है, और संतुलन की अवस्था में किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अनुपात है P, ये देखो संलग्न जुड़ी हुई, देखो AB और ये BC जुड़ी हैं आपस में बिंदु B पे, तो P बटे Q बराबर, ये देखो ये दोनों जुड़ी हुई D पर, तो R बटे S। ठीक है, ये होता है। ये होता कैसे है, कंडीशन सिद्धांत में यही चीज आपने आपको सिखाया कि देख, जो 3 का मान हमें पता है, P Q R 3 पता है, इन तीनों में 2 को हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि इसका मान हमें नहीं बदलना है, और R को इस तरीके से सेट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में सुई है वो सुई शून्य विक्षेप की स्थिति में, यानी कि 0 पर आ जाए, यानी कि कोई भी विक्षेप ना दर्शाए। तो जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं आएगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, संतुलन की अवस्था बोलेंगे। ठीक है, और संतुलन की अवस्था में क्या होती है, P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, अब उत्पत्ति के लिए हमने क्या लिखा, आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि विद्युत वाहक बल E से I धारा निकल, ठीक है, I धारा निकलकर बिंदु A पर जैसे ही पहुंचती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2। I1 धारा भुजा AB में और BC में बहती है तथा I2 धारा AD और DC में बहती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब किरचॉफ का नियम लगाने पर, किरचॉफ का नियम यानी कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में किरचॉफ का नियम लगाने पर, देखो बंद पास 1 में लगाया, 2 में लगाया, समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना, समीकरण 1 में 2 से कर दिया भाग। ठीक है, तो जो आया ये आपका हो गया बेटा रिजल्ट। आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, मीटर सेतु और विभव मापी की। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग कल समझेंगे, मीटर सेतु, ठीक, और इसके साथ साथ विभव मापी, मीटर सेतु और विभव मापी, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हाँ, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, अगर आप सॉल्व कर पाओ तो ठीक है, आप लोग प्रयास करिएगा, अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है। देखिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा बेटा होमवर्क है, देखिए ये रहा आपका होमवर्क, इस क्वेश्चन को आपको करना है ट्राई। ठीक है, अगर आपसे लग जाए तो, कहां गया यार, ये रहा, ये है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर देखो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, व्हीटस्टोन सेतु का ही है। किसका है, व्हीटस्टोन सेतु का ही है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये बैलेंस की कंडीशन में है, तो बिल्कुल ये संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अगर अवस्था में है तो नॉर्मल तरीके से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। संतुलन की अवस्था में है, इसके बीच कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये दोनों श्रेणी में होंगे, जुड़ जाएंगे, ये दोनों श्रेणी में होंगे, जुड़ जाएंगे, इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में, पैरेलल की कंडीशन लग जाएगी। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसके साथ ये श्रेणी में है, जुड़ जाएगा। उसके बाद विभवांतर दिया है तो I बराबर क्या हो जाएगा, B बटे R। तो यहां से जो है आपको I का मान निकल जाएगा, जो भी पूछ रहा है वो चीज आप निकाल लेना। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, और भी क्लास है। ठीक है, अगर हम डेली 1 आवर पढ़ाएंगे तो जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है ना उसका सेटअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक ही स्टूडियो है। ओके, हम 1 आवर करके क्या करेंगे बताओ, 1 आवर हम लेके जाके क्या करेंगे, मीटर सेतु अगर हम उठाएंगे तो ये कम से कम आधे घंटे से ऊपर जाएगा, कंप्लीट होगा नहीं। क्या मतलब है, तो हम किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, हमको हमारे हिसाब से पढ़ाने दो कि एक दिन में आपके लिए 2 टॉपिक सफिशिएंट हैं। इतना भी नहीं कि एक दिन में हम पूरी बुक पढ़ा दें, आपको समझ भी ना आए। ठीक है, बाकी जिसको ज़्यादा पढ़ना है, प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 बैच भी हमने आपको ऐप पे दे रखा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पास कोई
ऑप्शन ही ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।